नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभी अभी हाई स्कूल पास होके आए हैं और आप जो है जब जीव विज्ञान विषय को अपने विषय के रूप में चुनेंगे तो सबसे पहले जिस पार्ट पे हम आएंगे वो है हमारा जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। यह पार्ट कोई नया पार्ट नहीं है। अभी तक हाई स्कूल में विज्ञान विषय में आपने इसे पढ़ा है। उस समय आपने विज्ञान में इसे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों को एक साथ पढ़ा है। अब आप सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ेंगे जिसमें हम जीवधारियों पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम इस पाठ से जुड़ते हैं और साथ ही साथ कक्षा 9 और 10 में जो हमने पढ़ा है उसका पुनरावलोकन भी करते हैं। आज इस पाठ में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले है जीवों के विशिष्ट लक्षण, जिसमें हम जानेंगे कि किन लक्षणों के आधार पर हम जीवधारियों को निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। दूसरा है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी। पृथ्वी पर कितने प्रकार के किस किस तरह के जीव जंतु होते हैं, उनमें क्या डाइवर्सिटी होती है, उसे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ग की संवर्ग, जिसमें किस प्रकार जीवधारियों को हम वर्गीकृत करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वर्गीकी में सहायता करने वाले साधन, और सबसे अंत में हम कुंजी की के बारे में पढ़ेंगे और या चाबी के बारे में। तो चलिए हम इसे डिटेल में अब शुरू करते हैं। जीवों के विशिष्ट लक्षण। जीव, अगर बहुत ही साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो जिसमें जीवन होता है, अर्थात जो सजीव होते हैं। आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं सजीव और निर्जीव के बीच के लक्षण। तो इसी लक्षणों को हम एक बार फिर से देखते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण जो है वो है हमारा वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के आधार पर या जो जीवधारी है उसका भार बढ़ने के आधार पर वृद्धि होती है। आपने इसे पढ़ा भी है। और सजीवों में जो होने वाली वृद्धि है वो आपके कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, और जैसे जैसे कोशिकाएं विकसित होती हैं उसका जीव द्रव्य बढ़ता है और भार में उसकी अधिकता होती है। कुछ निर्जीव चीजें जैसे कि पर्वत हैं या क्रिस्टल्स वगैरह हैं वो भी वृद्धि करते हैं, लेकिन जो सजीवों में वृद्धि होती है वो कोशिका में अंदर से बाहर की तरफ होती है, जबकि जो निर्जीव वस्तु हैं उनमें ऊपर से डिपोजिशन होने पर आपके उसका आकार या उसकी वृद्धि होती रहती है। ठीक इसी तरह जीवधारियों का जो दूसरा लक्षण है जिसे हम जनन कहते हैं। जनन अपने समान संतति या संतान को पैदा करना जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। जो जीवधारी हैं वो अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन के द्वारा अपने समान जीवों को पैदा करते हैं और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संख्या बढ़ती रहती है। जनन जो है वो जीवधारियों का मुख्य लक्षण माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे खच्चर आपने सुना होगा। जो खच्चर होता है जो गधे और घोड़े को को क्रॉस करके बनाया जाता है, जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस होता है। तो ये खच्चर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो जनन नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं उसके पास भी एग एपरेटस नहीं होता, तो वो भी जनन नहीं कर पाते। या बहुत सारे मनुष्य, पुरुष या स्त्री, वो भी इनफर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे ये आप नहीं कह सकते कि वो जनन नहीं कर रहे तो वो सजीव नहीं है। लेकिन वही अगर हम वायरस के, विषाणुओं के बारे में जाने, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के बारे में हम सभी जान रहे हैं, तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। और उनको सजीव मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जैसे ही वो किसी जीवित कोशिका के अंदर पहुंचते हैं वो जनन करने लगते हैं, वो अपने समान प्रोजेनी या संतति को बनाते हैं। इसके बाद हमारा आता है उपापचय।
मेटाबॉलिज्म। आपने कक्षा 10 में जैव प्रक्रम में आपने इन्हें पढ़ा है कि शरीर में बहुत प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसमें छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो आपस में मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसे हम उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। और फिर जो बड़े जटिल अणु होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे अणु बनाते हैं, जिसे हम अपचय या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस तरह एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो दोनों मिलके उपापचय बनाते हैं, और हमारे शरीर में चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, हर कोशिकाओं में ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं और एनर्जी बनती रहती है, यूज होती है, जटिल अणु बनते हैं, टूटते हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो आपका जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम इसे बाहर लैब में भी कराते हैं, पर वहां पे हम इसे बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब अपचय होता है, जिसमें हम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और जो श्वसन होता है उसमें हम ग्लूकोज को वापस तोड़ के उससे ऊर्जा ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोटे अणुओं का निर्माण होता है, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक उसी तरह कोशिकीय संरचना ये भी जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। जो जीवधारी होते हैं उनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और फिर कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक, और ऊतक से फिर अंग, और अंग से अंगतंत्र, और फिर पूरा शरीर बनता है। तो जो कोश की संरचना होती है वो भी जीवधारियों की विशिष्ट लक्षण में वो आते हैं। फिर आपका आता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सेंसेशन। ये पूरी तरह से सजीवों का लक्षण है। आपको चाहे कोई भी भौतिक, रासायनिक या किसी भी प्रकार का जैविक उद्दीपन मिलता है तो आप उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, संवेदनशीलता दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको ठंड लग रही हो, बाहर मौसम का बाहर तापमान बहुत कम है, तो आप क्या करते हैं, आप कांपने लगते हैं। या अगर आपने कोई गर्म बर्तन छू लिया तो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि आप जो है संवेदनाएं दिखाते हैं। पौधे भी, अगर आप किसी पेड़ को रख दें और जिधर से धूप आ रही हो तो जो पौधे की जो टहनी है वो धूप की तरफ बढ़ने लगती है, या जो जड़ें हैं वो जमीन की तरफ बढ़ती हैं, तना जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये भी आपका संवेदनशीलता है जो पौधे दिखाते हैं। साथ ही साथ जो मनुष्य होते हैं उनमें स्वचेतन की भावना होती है। तो ये जो लक्षण है ये जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण होता है। अगर हम पृथ्वी पे जीवों की संख्या की बात करें, पृथ्वी पे बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और ये जितनी भी जीव होते हैं इनकी अगर हम संख्या और प्रकार को देखें तो इसी को हम विविधता या डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर अभी तक हम बात करें तो लगभग 18 लाख से भी अधिक जातियों को हम पृथ्वी पर जान चुके हैं कि इस अलग अलग तरह के जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और अभी भी ये खोज चल रही है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ भी रही है। हम उनको उनके आकार प्रकार, उनकी आंतरिक संरचना, उनके आवास या पोषण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो उनमें काफी विविधता पाई जाती है। ये एक अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर जो जीव हैं उनकी संख्या 3 करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे जीवधारियों को खोजा ही नहीं है। अगर पौधों में हम बात करें तो पौधों में सर्वाधिक जो संख्या है वो हमारे ऑर्किड्स और एस्ट्रेसी कुल के पौधों की है, और अगर प्राणियों में बात करें तो जो कीट होते हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। अब इतने सारे जीव जंतु या पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो हर एक जीवधारी को अलग अलग पढ़ना जो है वो काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम अध्ययन की दृष्टि से या
अन्य सुविधाओं के कारण हम उनको लक्षणों के आधार पर अलग अलग संवर्गों या समूहों में विभाजित कर लेते हैं और इन्हीं समूहों को हम टेक्सा कहते हैं, या फिर अगर इसका जो एक वचन है वो है टेक्सॉन कहलाता है। तो इस प्रकार हमें आसानी होती है जीवधारियों के बारे में या उनके समूहों के बारे में जानने में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे हम वर्गीकी या टेक्सोनमी कहते हैं। ये टेक्सोनमी की बहुत ही जो है वो सरल परिभाषा है। यहाँ पर हम जो कोई भी जीव या जंतु होता है उसे हम पहले पहचानते हैं, उसकी विशेषताओं को देखते हैं, उसकी पहचान या उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको क्लासिफाई वर्गीकृत करते हैं, उसका नाम देते हैं और ये सारी चीजों को मिलाकर ही हम टेक्सोनमी या वर्गीकी कहते हैं। टेक्सोनमी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे हम सभी जीवों के बारे में जान सके, सभी के मुख्य मुख्य लक्षणों को जान सके और जो नए जीव खोजे जाएं उनको हम इन समूहों से मिलाकर उसे वर्गीकृत कर सके। तो इसलिए टेक्सोनमी जो है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और खासकर जो वर्गीकरण विज्ञान है या क्लासिफिकेशन में उसका इस पर इम्पोर्टेंट है। वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक, जैसे मैंने कहा कि ये वर्गीकी है और वर्गीकरण विज्ञान, ये सिस्टमैटिक शब्द जो है वो लैटिन से आया है और जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, एक सीक्वेंस या ऑर्डर में लगाना। यहाँ हमने क्लासिफाई तो कर दिया पर उन्हें एक ऑर्डर में लगाना। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो आप खासकर अगर आप किसी बाजार में जाइए तो आप देखिए कि आपके जो सामान होते हैं तो सामान एक ऑर्डर में लगे हुए थे ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। उसी तरह यहाँ पे भी हम जीवों को उनकी पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण के साथ साथ उनके तुलनात्मक और विकासीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार उन्हें हम नियमित ऑर्डर में रखते हैं। जैसे कि कोई जीव है, अगर उसका विकास पहले हुआ तो उसे हम पहले रखेंगे और उससे उस जीव से जो दूसरे जीव बने उन्हें हम उसी क्रम में उसके साथ रखेंगे या तुलनात्मक रूप में उसके आसपास रखेंगे। तो इस प्रकार वर्गीकरण विज्ञान जो है वो आपके कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी बात करता है। अगर हम टेक्सोनमी के जो आधार होते हैं, जो उसके बेसिक प्रोसेस होते हैं, अगर उसकी बात हम करें तो सबसे पहले जो हमारा आता है विशेषीकरण। विशेषीकरण में हम जीवों की जो मुख्य विशेषता होती है, उसके जो लक्षण होते हैं उसको पहचानते समझते हैं। जैसे कि उसके जो मॉर्फोलॉजी, उसका बाह्य आकार कैसा है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, उसकी कोश की संरचना कैसी है, उसका विकास कैसे हो रहा है, इन सारी विशेषताओं को हम परखते हैं और परखने के बाद उन्हें सही रूप में लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब एक तरह से हुलिया लिखना कि हाँ भाई हमने ये पौधा देखा, उसमें उसकी पत्तियों के किनारे किस प्रकार से हैं, पत्तियां बिल्कुल बाहर की किनारा उसका बिल्कुल एक लाइन में है, स्मूथ में है, या फिर उसमें खांचे बने हुए हैं। तो इस तरह हम उसका सही डिस्क्रिप्शन वर्णन करते हैं। ये हमारा पहचान या अभिज्ञान में आता है। जब हम उसको पहचान उसकी लिख लेते हैं तब हमारे पास जो पहले से जो जीव मौजूद हैं हम उसको उस जीवक से उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विशेष समूहों में वर्गीकृत कर देते हैं या उसे डाल देते हैं। साथ ही साथ अगर वो जीव नया जीव है तो उसे हम एक वैज्ञानिक नाम भी देते हैं, उसका नामकरण करते हैं, इसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो ये हमारे जो है वो बेसिक प्रोसेस है टेक्सोनमी के। अब जहां तक हम बात करें नामकरण की, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एक ही जीव को अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो ये स्थानीय नाम कहलाते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए कि हम किसी जीव को एक नाम से बुला रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसे दूसरे नाम से बुला रहा है, तो हम उसे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो
इस समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक ज्ञात जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने की थी और उन्होंने अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लैनेटेरम में 1753 में द्विपद नाम पद्धति, द्विपद मतलब 2 पद वाले नाम पद्धति की शुरुआत की थी। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पौधों का नामकरण करती है। 2017 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई और प्लांट कर दिया गया। अब ये शैवाल, कवक और पौधों तीनों का नामकरण करती है। और साथ ही साथ प्राणियों के नामकरण के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये जो है प्राणियों का नामकरण के लिए होता है। अगर हम द्विनाम पद्धति के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो उसे हम यहां समझ सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आम लिखा हुआ है। आम, आप इस फल से आप सभी जानते हैं, आम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में हम मैंगो कहते हैं, गुजराती में अम्बू कहते हैं, तमिल में माँ कहते हैं, मंगा, मार, मवीना, मारा, अलग अलग भारतीय भाषाओं में ही हम आम को इन नामों से जानते हैं। तो सोचिए, जो बाहर की विदेशी भाषाएं होंगी वहां पे भी आम के अलग अलग नाम होंगे। तो कितना मुश्किल है अगर 2 अलग अलग देशों के लोग हों और अगर वो आम के बारे में बात कर रहे हों तो वो नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ, वो किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए आम को जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो है आपका मैंजीफेरा इंडिका, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। मैंजीफेरा इंडिका, आप देख रहे हैं इस नाम में 2 पद हैं, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जो है वो इसका वंश का नाम है और इंडिका जो है वो जाति का नाम है। जो वंश का नाम है उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और ये दोनों नाम जो हैं वो लैटिन भाषा में या लैटिन, इसको लैटिनाइज कर दिया जाता है मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका बता रहा है कि ये पौधा जो है वो भारतीय पौधा है। साथ ही साथ जब हम इसे प्रिंट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हमने प्रिंट में लिखा तो इसे हमने इटैलिक्स में लिखा, लेकिन जब हाँ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो वहां पर आप इसे अंडरलाइन करेंगे। ये बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, आप उसे अंडरलाइन नहीं करते, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। अब आप कक्षा 11 में आ गए तो आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो उसे अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे। ये जो वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम होते हैं इसमें जो मिनिमम 3 अक्षर और अधिकतम जो है वो 13 अक्षर होते हैं और साथ ही साथ इसमें लेखक का नाम भी जोड़ दिया जाता है। लेखक मतलब जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस पौधे को आइडेंटिफाई किया, जैसे यहाँ पे लीनियस ने इसे आइडेंटिफाई किया तो उनके नाम के पहले अक्षर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये आपका इटैलिक्स में नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार इन नियमों के आधार पर हम द्विपद नाम पद्धति के अनुसार किसी भी पौधे या प्राणी का नाम देते हैं। इसी को हम नामकरण या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब हम त्रिपद नाम पद्धति पर भी काम करते हैं, जिसे अभी आप आगे चलकर देखेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ग की संवर्ग की। वर्ग की संवर्ग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहां बच्चों इसे हम इस तरह समझिए कि आपने जब पढ़ाई शुरू की तो पहले आप प्राइमरी में थे, फिर अपर प्राइमरी में आए, हाई स्कूल में आए, इंटर में आए और फिर आगे जो है आप ग्रेजुएशन में जाएंगे। तो आपने क्या किया, आप स्टेप बाय स्टेप मतलब सोपान बाय सोपान जो है आप आगे बढ़ते हैं, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। ऐसा नहीं होता कि आप नीचे से आपने कूदा और सीधे चौथे या पांचवें नंबर पे आ गए, नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह क्लासिफिकेशन में भी, वर्गीकरण में भी जो आपके स्टेप्स होते हैं उनमें एक पदानुक्रम, हायरार्की होती है
और हर एक स्टेप जो है वो आपका एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। और चूंकि ये सारे संवर्ग या जो वर्ग होते हैं वो आपके जो टेक्सोनॉमिक सिस्टम होता है, वर्ग की व्यवस्था होती है, उसके भाग होते हैं, इसीलिए इसे हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। तो ये सारे मिलकर आपकी ये हायरार्की बनाते हैं, जहां पे आपका जो संवर्ग होता है, मतलब जैसे ये एक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है वो एक एक यूनिट बनाता है। वर्गीकरण में जब हम बात करते हैं तो आज के समय में ऐसे तो वर्गीकरण में 21 संवर्ग हैं, लेकिन जो बाध्यकारी मतलब जो जरूरी संवर्ग हैं, अगर हम उनको देखें तो वो ये 7 संवर्ग हैं। अगर हम किसी प्राणी या किसी भी जीव का वर्णन कर रहे हैं, उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो उसमें इन 7 का होना बहुत जरूरी होता है। इसमें अगर हम नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले जाति आती है, फिर वंश, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ या भाग, फाइलम और जगत। ये ठीक कुछ ऐसे ही है जैसे कि आपके घर का एड्रेस, अगर कोई विदेश से आपको चिट्ठी भेज रहा है तो वो सबसे पहले आपके देश के नाम पे छाटा जाएगा, जो बहुत बड़ा है। देश में आने के बाद उसे स्टेट्स, राज्यों के आधार पर छाटा जाएगा। राज्यों में आने के बाद उसे आपके जिलावार, जिले में आने के बाद उसे मोहल्ले या के आधार पर, फिर मोहल्ले में आए तो फिर पोस्टमैन के पास गया, उसने गली या मकान के आधार पे वो छाटते छाटते चाबी जो है, अरे आपकी जो चिट्ठी है वो आपके पास पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो जगत होता है हमारा, यहाँ पर जीवधारियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन समानताएं उसमें कुछ ही होती हैं। यहाँ जाति में जीवधारियों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन उनकी समानताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा हायरार्की होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, वर्ग की संवर्ग। अगर हम इन संवर्गों को अलग अलग देखें तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि जो जाति जो है वो वर्ग की संवर्ग की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है, और इसमें जो पाए जाने वाले जीव हैं उनके अधिकतर लक्षण जो लक्षण है वो एक जैसे होते हैं। और सबसे खास बात है कि वह अंतः प्रजनन करके संतति को जन्म देते हैं, क्योंकि इनके गुणसूत्र की संख्या एक समान होती है, अतः ये अंतः प्रजनन करके संतति को जन्म देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सब पहचानते होंगे कि ये है बैगन, इनका जो स्थानीय नाम जो है वो है बैगन, ये आपका आलू है और ये टमाटर। अगर मैं इनकी वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो जो बैगन है उसकी जो जाति होती है वो मेलेंजिना होती है, आलू की ट्यूबरोसम होती है और टमाटर की लाइकोपर्सिकम होती है। ये इनकी जाति का नाम है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देख के ही आप पहचान रहे हैं कि ये जातियां अलग अलग है। टमाटर, बैगन बिल्कुल अलग है, आलू अलग है, टमाटर अलग है, लेकिन इन तीनों का जो वंश जिनस है वो आपका सोलेनम है, मतलब वंश जो है वो एक ही है। वंश जो है वो जाति से बड़ा संवर्ग होता है और इसमें अधिकतर जातियां आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन वो अंतः प्रजनन नहीं कर सकती। मिलती जुलती इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें, आप देखिए, अगर यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका कैलिक्स है वो लगा हुआ है, फूल में फल के साथ लगा हुआ है। यहाँ भी आप टमाटर में देखिए कैलिक्स लगा हुआ है, मिर्ची में भी आप देखते हैं कैलिक्स लगी होती है, लेकिन वो अलग जिनस है। आलू तो आपका चूंकि तना है तो इसकी बात अलग है, लेकिन आप ऐसे लक्षण हैं जिनको आप ऊपर से देख के पहचान सकते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं। ठीक है, उसके बाद जो कुल होते हैं उनमें समान गुणों वाले वंशों को हम रखते हैं। फिर जो गण या ऑर्डर होते हैं उसमें मिलते जुलते लक्षणों वाले जो फैमिलीज होती हैं, जैसे कि सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी मतलब चकटकंदी की फैमिली, उन्हें हम एक साथ जो है एक गण में रखते हैं, पॉलिसमोनियल्स।
उसके बाद आपका क्लास आता है जिसमें संबंधित गण आते हैं, फिर उन संबंधित गणों को हम एक संघ या भाग में रखते हैं, और जो सबसे उच्चतम संवर्ग होता है वो हमारा जगत या किंगडम होता है। जैसे कि अगर हम पौधों की बात करें तो यहाँ पर प्लांटी होगा। वर्गीकरण करने में जो चीजें हमें सहायता पहुंचाती हैं, मतलब जैसे कि वो तकनीक, विधियां, संचित सूचनाएं, नमूने जो हमें जीवों की पहचान करने और उनके वर्गीकरण में सहायक होते हैं, उन्हें हम वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं। जैसे कि हार्बेरियम, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उपवन, कुंजी, फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ। अगर हम देखें तो यहाँ पे हार्बेरियम और संग्रहालय, हार्बेरियम में हम क्या करते हैं कि पौधों को सुखाकर, उन्हें दबाकर, सुखाकर और उन्हें संरक्षित करके रख लेते हैं, साथ ही साथ उसकी जो भी जानकारियां हैं उन्हें साइड में लिख लेते हैं। ठीक उसी तरह जो संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम में भी हम जीवों को सुखाकर, प्रिजर्व, संरक्षित रूप में हम रख लेते हैं, ताकि जो नए जीव खोजे जाएं उनसे हम उनको मिलान कर सके और उनको वर्गीकृत कर सके। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे हम प्रिजर्व फॉर्म को यूज करते हैं, संरक्षित रूपों को यूज करते हैं। ठीक उसके विपरीत जो वनस्पति उद्यान, यहाँ पर हम पौधों को उगाते हैं और अलग अलग प्रकार के पौधों को उनके जीवित रूप में रखा जाता है, ताकि हम उससे वर्गीकरण में सहायता ले सके। ठीक उसी तरह जो प्राणी उपवन, चिड़ियाघर जो होते हैं, वहां पर भी हम खासकर वन्य प्राणियों को रखते हैं जीवित रूप में, ताकि हम उनके व्यवहार और उनकी अन्य सूचनाओं के बारे में जान सकें। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए हम की या चाबी का उपयोग करते हैं। कुंजी, जैसे कि आप ताला खोलते हैं, उस तरह समानताओं और असमानताओं के आधार पर पौधों और प्राणियों की पहचान करते हैं। यहाँ पे हम दो विपर्ययी लक्षण लेते हैं, जिन्हें हम युग्मित या कपलेट कहते हैं, और उनको लेते हैं जिसमें से एक किसी जीव के ऊपर हम उसे अप्लाई करते हैं, उसमें से एक पास होता है, एक फेल हो जाता है। तो जो पास हो जाता है फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार कुंजी में प्रत्येक कथन जो है वो मार्गदर्शन का काम करता है। जैसे कि आपको अगर मैं कोई पौधा दूं, तो आप अगर उसमें देखते हैं कि पौधे में आपकी जो पत्ती है उसमें आपका जालिकावत सिरा विन्यास है या आपके समानांतर सिरा विन्यास है, तो ये दो अलग विपर्ययी लक्षण है। अगर पत्ती आपकी इससे मिल रही है मतलब ये मान्य हो गया, ये अमान्य हो गया। अगर ये मान्य होता है मतलब ये पौधा द्विबीजपत्री है। साथ ही साथ हम वर्गीकरण साहित्य जो लिटरेचर होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि फ्लोरा, किसी क्षेत्र में जो पौधों और उनके वास स्थानों की जानकारी होती है, या फिर जो मैनुअल्स होते हैं जिसमें उस क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों को पहचानने के लिए सारे डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, हम उसकी सहायता लेते हैं। या फिर मोनोग्राफ, जो किसी एक ही जाति या वंश के में जितनी भी जातियां पूरे विश्व भर में पाई जा रही हैं उनके बारे में सारी जानकारी होती है, पूरे टेक्सॉन की जानकारी होती है, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। या फिर सूची पत्र या कैटलॉग या रिसर्च पेपर की भी हम सहायता लेते हैं वर्गीकरण को करने में। तो इस प्रकार हम जो है किस जीवों को वर्गीकृत करते हैं और एक नियोजित ढंग से वर्गीकृत करते हैं। बच्चों, अब आपके लिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि जीवों को वर्गीकृत हम क्यों करते हैं, ये आपको देखना है। द्विपद नाम पद्धति से आप क्या समझते हैं और उसके जो नियम आपको बताए उन्हें लिख के बताइएगा। और वर्गीकी संवर्ग का सही पदानुक्रम, किस क्रम में हम संवर्गों को लगाते हैं, ये आप लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास अभी बुक्स नहीं है तो आप दीक्षा पोर्टल पे भी जा सकते हैं और वहां पर आप ऐप डाउनलोड करके उसमें पुस्तक को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपसे कुछ छूट जाता है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख सकते हैं। आगे हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।